नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एग्ज़ाम को अब काफ़ी कम समय रह गया है और पूरा प्रयास होना चाहिए कि आपको लगातार वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाए। तो इसी क्रम में एक और रिवीजन क्लास हम लेकर आए हैं, भाग 9। इसमें हम 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखना, अपने आप को सेल्फ असेस कर लेना और लास्ट में कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के संग, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ या फिर ये सभी? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दे दो। इसका राइट आंसर है यह सभी। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ। देखिए, समायोजन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है या फिर ढाल लेता है। तो पर्यावरण, जीवन, प्रकृति के संग समायोजन व्यक्तित्व स्थायी समायोजन का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। देखिए, जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो अधिक बोलने वाले, यानी कि जो समाज में खुला हुआ व्यक्ति होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति बोलते हैं। ये लोग क्या होते हैं? सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं एवं सामाजिक होते हैं। तो जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं दोस्तों, वो सामाजिक होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले होते हैं। ये सामाजिक कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने वाले होते हैं, खेलों में रुचि दिखाने वाले होते हैं, परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग के द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 1912, 1922, 1948, 1910। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1910 में। ठीक है, 1910 में जो जुंग है उसने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए शब्द साहचर्य परीक्षण इस विधि का निर्माण किया था। अगला प्रश्न देखिए, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जाने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु या फिर इनमें से सभी? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। भाई, नृत्य, ड्रामा, शिल्पकला क्या है कि विशिष्ट गुण है ना, जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत गुण एवं रुचियों के कारण ही इसको क्या करता है? अपनाता है। ठीक है, जैसे आपके जो व्यक्तिगत गुण होते हैं, इंटरेस्ट होता है, इसी के कारण आप क्या करते हैं दोस्तों? इनको अपनाते हैं। ठीक है, और इन गुणों के द्वारा ही या इसकी क्रिया के द्वारा ही दोस्तों जो व्यक्ति है वो अपनी समस्याओं या फिर जितनी भी अपनी परिस्थितियां हैं उनको सबके सामने के लाने का एक तरह से इनको साधन बनाता है वो। ठीक है, यानी कि जो भी आपके अंदर, ये हम कह सकते हैं, ये जो गुण हैं या एक क्रिया है, ठीक है, जैसे कि कोई बंदा नृत्य करता है तो वो उसका गुण भी है और क्रिया भी है, शिल्पकला है तो वो उसके अंदर गुण भी है और क्रिया भी है। ठीक है, तो इसी के द्वारा दोस्तों एक कोई भी व्यक्ति है वो अपनी परिस्थितियाँ, समस्याओं को सबके सामने लाने के लिए एक साधन के रूप में भी प्रयोग करता है। तो ये भी जो सी वाला ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है इस हिसाब से कि भाई जो दबी एवं बर्दाश्त ना की जाने वाली अंतर्नोद के प्रगटीकरण हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इदम एवं परम अहम के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। अहम एवं परम अहम के बीच में संतुलन स्थापित किया जाता है। मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर है, मैं बताता हूँ, ए वाला इसका राइट आंसर है कि देखिए आपके इड और सुपर ईगो, ठीक है, ये इड और सुपर ईगो जब इनके बीच में संतुलन होगा तो उस जिस व्यक्ति का वो व्यक्तित्व होगा वो संतुलित व्यक्तित्व कहलाएगा। ठीक है भाई, फ्रायड ने जब ये व्यक्तित्व की संरचना
या मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत ये जब दिया था, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इड है वो आपकी जैविक इच्छाओं को बताता है या पाश्विक इच्छाओं को बताता है, जबकि इसके बीच में आता है ईगो, वो आपको वास्तविक जगत के बारे में बताता है, जबकि सुपर ईगो एक तरीके से किसको बताता है दोस्तों, सामाजिक नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो जो इड और ईगो है इसमें बार बार आपस में क्या होता है, टकराव होता है, संघर्ष होता है। ठीक, और अहम क्या करता है बीच में, ईगो क्या करता है, संतुलन स्थापित करता है और व्यक्तित्व को वास्तविकता से परिचित कराता है। ठीक है, तो एक संतुलित व्यक्तित्व वही होगा जो इड और सुपर ईगो में संतुलन स्थापित करके चलेगा। ठीक, तो उसी व्यक्ति का क्या होगा, संतुलित व्यक्तित्व होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर है। ठीक, तो आप बताइए जो बहिर्मुखी विद्यार्थी है वो अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ये है आपका ए वाला। ठीक है, जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है कि जो मजबूत भावनाएं और पसंदगी व नापसंदगी, यानी कि जो दोस्तों जो बहिर्मुखी विद्यार्थी है वो अपनी अभिव्यक्ति यानी कि जो पसंद है नापसंद है इसको बता देता है, लेकिन जो अंतर्मुखी विद्यार्थी है वो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करता है ना, और परिस्थितियों से समायोजन नहीं कर पाने के कारण उसे हमेशा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं? आपको बताना है कौन से अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व हैं। कुशल, मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? मतलब आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही है, आपको कोड बनाने हैं। तो ए में है 1 2 4, केवल 2 1 3 या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ये सब। भाई विद्यालय में अगर आपको अच्छा अनुशासन बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको कुशल मुख्याध्यापक चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रधानाध्यापक हो, स्कूल का स्वस्थ वातावरण चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण चाहिए, इसके अलावा आदर्श अध्यापक और पुरस्कार और दंड की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो विद्यालय में अगर आपको स्वस्थ पठन पाठन का वातावरण बनाना है तो उसके लिए अनुशासन बहुत ज़्यादा जरूरी है और अनुशासन के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक है। अगला प्रश्न देखो, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और डी वाला ऑप्शन में बताता हूँ, इसका है शिक्षा समाजशास्त्र। तो क्या होना चाहिए बताइए? इसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, भाई आप ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, ताकि आप अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ सकें। ठीक, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, और अधिगम प्रक्रिया को, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम और प्रभावी बनाता है। ठीक है, तो इससे शिक्षार्थी हमेशा जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को आसानी से समझ सकते हैं या समझने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के अनुरूप उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है। आपके सामने बुक है और उसके सामने राइटर लिखे हुए हैं, आप इनका मिलान कर लीजिए। तो जल्दी से इसका मिलान कर लेते हैं। सबसे पहला आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? फेमस बुक है प्लेटो के द्वारा। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन, ये एमिल नहीं होगा एमिल होगा। ठीक है, एमिल एंड एजुकेशन ये किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है रूसो के द्वारा। ठीक है, इसके बाद द स्कूल एंड सोसाइटी, ये है जॉन डीवी की, और संध्या विधि है दयानंद सरस्वती की। तो भाई कितना बनेगा? 3 4 1 2। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
एक चीज़ और मेरे संज्ञान में आई दोस्तों कि हमने यहाँ पर जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं इनका आंसर यहाँ पर ए गलत लिख रखा है, इसको आप सी कर लेना, ठीक है। अब इसको करेक्शन करने का हमें मौका नहीं मिल पाता क्योंकि पीडीएफ पहले बना देते हैं, बार बार पीडीएफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसका आप उपरोक्त दोनों कर लेना, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे पूछते हैं फिर कमेंट में कि सर आपने आंसर वहाँ पर कुछ और बताया और वहाँ मतलब पीडीएफ में कुछ और लिखा हुआ है, तो इसको आप सी कर लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए, परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में या फिर बाधा के रूप में। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, तो इसको शिक्षक को किस रूप में देखा है कि ये परेशानी है, समस्या है, संसाधन है या फिर बाधा है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है संसाधन, ठीक है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, तो इसको शिक्षक के द्वारा हमेशा संसाधन के रूप में ही देखा जाना चाहिए, ठीक। क्योंकि भाई बाल केंद्रित शिक्षा है, उसमें आपको क्या करना है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान में रखना है, ठीक है। और उनका क्या करना है भाई, जब आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखेंगे तो फिर आप उनका प्रभावी उपयोग करके अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कक्षा बहुभाषी है यानी कि आपके वहाँ बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो आपने क्या करना है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना है और उनका प्रभावी उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संचालित करना है। अगला प्रश्न देखो, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। जो बच्चा असंगठित घर से आता है उसको कहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। स्वतंत्र अध्ययन में उसको सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि जो बच्चे असंगठित घर से आते हैं तो उनमें उनके वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण उनमें अनुशासन और आत्मनिर्भरता जैसे गुणों का अभाव पाया जाता है, ठीक। तो इन गुणों के अभाव में किसी भी बच्चे को स्वतंत्र अध्ययन करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, पृथक पृथक समजातीय समूह के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। जो पृथक पृथक समजातीय समूह होते हैं उनके व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर है दोस्तों उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ठीक है ना। देखिए बच्चे जिस परिवेश से आते हैं उसका असर सीधा उन पर पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया। तो जैसे अब उनके अभिभावक हैं उनके गुणों का स्थानांतरण भी उनमें होता है, ठीक, और उसी के अनुसार उनमें आदत और अभिवृत्ति का विकास होता है, ठीक है, एटीट्यूड का उनमें विकास होता है। तो इसमें जैसे परिवार है, अभिभावक है, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर ये अधिक आधारित होता है, ठीक है, इनकी अभिवृत्ति। इसके बाद अगला प्रश्न देखो, फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनि में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। भाई किससे संबंधित है, सॉरी यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, इसको बी मान लो, ये सी है और ये डी है। अब बताओ ए बी सी डी, अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की या फिर इनमें से सभी। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है प्रत्यक्षीकरण की, ठीक है। जब कोई बालक किसी ध्वनि का प्रत्यक्ष क्षण ठीक से या ढंग से नहीं कर पाता है तो वह उन ध्वनियों में भी अंतर नहीं कर पाता है, ठीक। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जिस पे निर्भर करता है, जैसे कि अस्पष्ट ध्वनि होती है, कभी कभी अवधान में कमी हो जाए, ठीक, या फिर आपके समझ का स्तर है, इस पर भी दोस्तों ये निर्भर करता है। तो अभी किसकी समस्या है, ये प्रत्यक्षीकरण की समस्या है, ठीक। अगला प्रश्न देखो, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा,
वाचलता, अति सक्रियता। अब आपके सामने ABCD 4 ऑप्शन है, एक और चौथा राइट है, पहला और दूसरा राइट है, तीसरा और चौथा राइट है, दूसरा और तीसरा राइट है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? क्या होंगे मेधावी होने के लक्षण? मेधावी होने के लक्षण हैं अभिव्यक्ति की नव्यता और जिज्ञासा। ठीक भाई, मेधावी होना क्या है? एक विशेष मानसिक गुण है जिसमें बालक में क्या होती है भाई? तीव्र मानसिक वृद्धि होती है। ठीक, तो बुद्धि लब्धि के आधार पर मेधावी उच्च स्तर को दिखाता है ना। तो जिसमें बालक की जैसे जिज्ञासा है, नव्यता है यानी कि नवाचारी, समस्या को हल करने की भावना, ये सब क्या होती है? प्रबल होती हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें दिखाता है मेधावी छात्र। ठीक, तो मेधावी होने के लक्षण क्या क्या है? अभिव्यक्ति की नव्यता और जिज्ञासा। अगला प्रश्न देखो, पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाली जीवन के मध्य यानी कि 10 से 11 में अपनी आयु के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये। बताइए, आप में से काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा। तो इसका राइट आंसर है सिरिल भट्ट। सिरिल भट्ट के अनुसार भाई पिछड़ा बालक वो होता है जो अपने स्कूल जीवन के बीच अपनी आयु के समकक्ष से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो। ठीक है, तो भट्ट का यही मानना था कि भाई जिस बालक की IQ अगर 85 से कम है, 85 से कम है, तो उसको पिछड़ा बालक कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड आ गया। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 120 से अधिक, 85 से कम, 180 से कम। कितना होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका हो जाएगा 85 से कम। अगला प्रश्न देखो, वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक विशेषता है। मतलब अनुकूलनात्मक योग्यता होगा। ठीक है, अनुकूलनात्मक योग्यता ये किसकी विशेषता है? वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, सामान्य बुद्धि है लेकिन अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता है, वो किसकी विशेषता होगी? धीमी गति से सीखने वाले सामान्य अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछले बालकों की, या फिर अधिगम निर्योग्य बालकों की? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है अधिगम निर्योग्य बालकों की। ठीक है, उनको वर्तनी उनकी अशुद्ध होगी, वाचन और गणना में कठिनाई आएगी, लेकिन बुद्धि सामान्य होती है और अनुकूलन करने की योग्यता अच्छी होती है, अधिगम निर्योग्य बालकों की। अगला प्रश्न काफ़ी सिंपल, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी, एकीकृत, विशेष, नियमित। अब आपको दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हमने इनडायरेक्टली बहुत बार करवा दिए, हालांकि ये रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन हमने बहुत आपको इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं कि अब आप अपनी सोच और समझ को यहाँ पर लगा सकते हो, इम्प्रोवाइजेशन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है समावेशी। ठीक भाई, NCF 2005 शिक्षा प्रणाली के तहत भाई सभी व्यक्तियों को, सभी मतलब शिक्षार्थियों को समानता के आधार पर शिक्षा दी जाए, यही तो NCF का सुझाव है ना। तो भाई किसी भी बालक को उसके मानसिक स्तर, शारीरिक स्तर, सामाजिक स्तर पर भिन्नता उससे नहीं की जाएगी, है ना। और सभी विद्यार्थियों को एक साथ एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। इसी को क्या बोला जाता है? समावेशी शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, NCF 2005 में बहुभाषा को संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है। जैसे कि हमने अभी बताया था कि बहुभाषा को संसाधन के रूप में यूज़ करना चाहिए टीचर को। तो भाई क्यों समर्थन दिया गया है? यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट जाए, यह बालकों को अपने आप पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, इनमें से सभी। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बता दो, सिंपल है, यह सभी इसका राइट आंसर है। भाई बालक क्यों दिया है NCF ने इसको समर्थन? बालक स्वयं को सुरक्षित महसूस करे, मातृभाषा का भी विकास हो जाए उसके, ठीक है, बालक को भाषा संबंधी समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इसी तरह से भाई भाषागत जो पृष्ठभूमि के कारण कोई बालक पीछे ना छूट जाए, है ना। इसके अलावा बालक के आत्मविश्वास में इससे वृद्धि हो जाएगी, समय की बचत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए जो NCF है उसने बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया है। अगला प्रश्न, यह कथन या वह कथन जो वैयक्तिक
भिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष ना ही कोटि ना प्रकार में भिन्न होते हैं। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका आंसर होगा डी वाला कि व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं। भाई ऐसा कैसे? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि भाई आप व्यक्तिगत रूप से अंतर हो, है ना, आप में क्या है, व्यक्तिगत रूप से अंतर है। अब कोई भी दो व्यक्ति है, वो चाहे वृद्धि है, चाहे उसके कार्य करने के तरीके हैं, चाहे उसका व्यक्तित्व है, ठीक है, चाहे उसके बुद्धि है, उसमें वो कभी समान नहीं होते हैं। तो व्यक्ति विशेष ना तो कोटि ना तो प्रकार में भिन्न होते हैं, ये गलत है। वो व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, तभी जाके उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है, एटीट्यूड की विशेषता नहीं है? यह प्रेरणात्मक होती है, या हमारे व्यवहार पर आधारित होती है, या अस्थायी होती है, सीखी जाती है? तो क्या इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है यह अस्थायी होती है। ठीक, अभिवृत्ति जो है बालक की वह अस्थायी होती है, ये गलत है। ठीक, वो एक तरह से स्थायी होती है। ठीक है, जो अभिवृत्ति है वो क्या है, बालक की मनोस्थिति को दिखाती है, उसके व्यवहार से रिलेटेड होती है ना, जो कि स्थायी होता है। ठीक, अब जो बातें बालक के मन में बैठाई गई हैं तो वो उसके व्यवहार में भी आ जाती है। ठीक, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रेरणात्मक भी है, व्यवहार का आधार भी है, या सीखी भी जाती है। ठीक, और लेकिन ये अस्थायी होती है, ये गलत है, क्योंकि काफ़ी समय तक संचरण करती हैं। तो इसलिए क्या है कि भाई ये अस्थायी होती है, इसको कहना गलत है। अगला प्रश्न देखिए, अभियोग्यता के संदर्भ में क्या सही कथन है? समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, संक्षिप्त तार्किकता का नाम अभियोग्यता है, या फिर सभी? तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों? सभी इसका राइट आंसर है। भाई अभियोग्यता समायोजन करने की क्षमता भी है, सीखने की क्षमता, तार्किकता की क्षमता, ठीक है, ये सब दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभियोग्यता में सभी बातें आ जाती हैं। और मानव जीवन में देखा जाए तो ये बौद्धिकता, जैसे हम कह रहे हैं ना संक्षिप्त तार्किकता, तो एक तरह से देखा जाए तो ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। ठीक, तो ये सभी क्या होते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। तो सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? समझ, सृजन, विश्लेषण, स्मरण। आप प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा देने का प्रयास करेंगे या अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? समझ आधारित, सृजन आधारित, विश्लेषण आधारित, या फिर स्मरण आधारित? तो भाई सिंपल सा इसका राइट आंसर है, क्या है? सृजन। ठीक, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है, क्रिएटिव होते हैं वो काफ़ी। ठीक, तो भाई छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे या उनका हल करेंगे, उतना ही उनकी समझ विकसित होती जाएगी। तो जितने भी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं उनको सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, जब एक निर्योग्य बालक पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव करना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के संग चर्चा करनी चाहिए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो इसमें तो भाई देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि सी वाला सही है कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के संग चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए, समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता कर सकता है। देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? स्व अधिगम मॉडल, विभेदित निर्देश, पाठ्यचर्या का विस्तार, या फिर संज्ञानात्मक वर्गीकरण। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। जो बच्चे समाज आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, आर्थिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे हैं, उन व्यक्तियों की प्रतिभा प्रभावित होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है? स्व अधिगम मॉडल। ठीक है, स्व अधिगम मॉडल वो उनकी सहायता कर सकता है, जैसे कि खुला विद्यालय ना, खुला विश्वविद्यालय। जब इनकी स्थापना होती है तो उससे क्या होता है, ये स्व अधिगम मॉडल के एग्जाम्पल हैं। तो इससे सामाजिक
आर्थिक मुद्दों से जो जूझ रहे जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है, उनको भी आसानी से शिक्षा मिल जाती है। तो इस तरह से हम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो स्व अधिगम मॉडल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, आरटीई 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि भाई जो कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी शिक्षक आवश्यक अनुपात कितना होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करवाया है दोस्तों आपको। भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, 30, 40, 45, 50। तो क्या इसका आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है 40। ठीक है, अगर कक्षा 1 से 5 तक विद्यालयों में 200 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ पर 40 बच्चों पर एक टीचर होगा। ठीक है, और सामान्य में कितना होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। ज्ञान निर्माण करना है, स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक, लेव वाइगट्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, पियाजे है ना। पियाजे के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है ना, तो कॉग्निटिव थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। तो इनका ही मतलब है कि भाई सीखने का मतलब है ज्ञान का निर्माण करना। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होते हैं, जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उनको सामान्यतः क्या हो सकता है, डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्थीमिया। क्या इसका राइट आंसर हो सकता है दोस्तों। देखिए, डिसकैल्कुलिया किससे रिलेटेड होता है, आपका गणित कौशल संबंधी विकार होता है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है। ठीक है ना, जबकि आपके जो ये डिस्थीमिया है, ठीक है, ये आपका किस तरह का विकार है, ये मूड डिसऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है, ये तो आपके अधिगम अक्षमता वाले हैं। ठीक है, ये आपका मूड पर डिपेंड करता है। तो मूड डिसऑर्डर, ठीक है ना, यानी कि मूड में आपका चेंज होता रहता है। ठीक, तो डिसऑर्डर संबंधी ये विकार है, जो कि हम कह सकते हैं हल्का होता है और लंबे समय तक रहने वाला एक अवसाद है। ठीक है ना, तो इस लक्षणों में हम क्या होता है कि भाई जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शारीरिक रूप से अक्षम बालक हैं, उनमें जो लिखने संबंधी क्षमता है वो उसके होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है डिस्ग्राफिया। ठीक, तो एक अगर शारीरिक रूप से अक्षम बालक है तो उसको क्या हो सकता है कि डिस्ग्राफिया हो सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया आपको बराबर पता ही होगा। जो डिस्थीमिया है, डिस्थीमिया का मतलब है कि जो आपके मूड में डिसऑर्डर हो जाता है उससे संबंधित ये आपका कह सकते हैं विचार है। ठीक है ना, मतलब वो उससे संबंधित विकार होता है। ठीक, तो इसमें जैसे होता गया है कि भाई आपकी सामान्य गतिविधियों में दिलचस्पी खत्म हो जाती है और आपके अंदर निराशा और आत्मसम्मान में आपकी कमी आ जाती है। तो ऐसे मतलब समझ लीजिए ये डिस्थीमिया होता है। ठीक, तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। मिलनसार, नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, दिवा स्वप्न देखने वाला। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है दिवा स्वप्न देखने वाला। भाई मिलनसार व्यक्ति जिसमें अच्छी नेतृत्व शक्ति हो, आक्रामक स्वभाव होता है, अभिव्यक्ति की क्षमता जिसमें बहुत अच्छी होती है, वो आपका क्या होता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला होता है। तो दिवा स्वप्न तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आरटीई 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ इनडायरेक्टली। 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है पल्स पोलियो कार्यक्रम में आप नहीं लगा सकते। ठीक, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार भाई अध्यापक को आप पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, जिसमें आपको घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पड़ती है। ठीक, तो उस कार्य से छूट दे दी गई थी और इसमें अब जैसे कि जो आशा वर्कर हैं या नर्सों के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ 30 इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित आपको हो सकते हैं और आशा करते हैं कि ये आ ही जाएँ, इनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।